हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एपिसोड 3 है ये, और फर्स्ट एंड सेकंड में जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कशन किए थे DC1 के, उनसे आगे की जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे डिटेल्स में डिस्कशन करने की, ताकि आपको टॉपिक्स क्लियर हो और आप उसको एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर सके, ना कि आपको रटने की ज़रूरत ना हो, आपको क्लियर हो माइंड में, एक क्लियरिटी आए, एक अंडरस्टैंडिंग आए। इसके लिए ये डिस्कशन की जा रही है ताकि एग्ज़ाम में आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। टॉपिक्स पूरे इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें टॉपिक्स आपकी टेक्स्ट बुक्स में, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। इससे इन टॉपिक्स को इस तरह से क्लियर करने से क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप एक ही ग्लांस में सभी क्वेश्चंस को एक साथ देख सकते हैं। देखिए टॉपिक्स को देख सकते हैं आप एक साथ, सभी टॉपिक्स है, तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी। सभी को आप इस तरह से एग्ज़ाम में भी आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। पेंसिल से आप पॉइंट्स को साइड में लिख सकते हैं और उन्हीं को फिर एक्सप्लेनेशन आप उसकी दे सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे नए आए हो उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल और स्थूल क्रियात्मक कौशल के बारे में है आपका। ये खंड 4 है, DC1 का खंड 4 कर रहे हैं हम लोग, सेकंड बुक से है आपकी। ठीक है, तो इसमें स्थूल क्रियात्मक कौशल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में कुछ नहीं डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आता है कई बारी, और सेपरेटली भी ऐसे भी एक्सप्लेनेशन के लिए शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है कि स्थूल क्रियात्मक कौशल के कुछ एग्जांपल्स दीजिए, या फिर स्थूल क्रियात्मक कौशल क्या है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल क्या है। तो बहुत ही ईजी है। स्थूल क्रियात्मक में आपने वही एक्टिविटीज़ देनी है, वही गतिविधियाँ आएगी बच्चे की, जो कि जिससे कि उसका शारीरिक विकास हो रहा हो, उछलना कूदना, जिससे उसका जिसमें उसका पूरा बॉडी एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, उछलना कूदना, दौड़ना, भागना, है ना, ये सारी चीज़ें जो है आपकी स्थूल क्रियात्मक एक्टिविटीज़ में आएगी, पूरे शरीर की एक्टिविटी हो रही है। और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी, जो कि बिल्कुल जिसमें छोटी छोटी मांसपेशियाँ उसकी एक्टिवेट हो रही है। छोटी छोटी मांसपेशी जैसे उंगलियाँ, है ना, हाथों की उंगलियाँ, इस तरह से छोटी छोटी मांसपेशियाँ उसकी एक्टिवेट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोतियाँ पिरोनी माला में, या फिर चम्मच का प्रयोग करके कोई चीज़ खा रहा है बच्चा, तो फिर ये भी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में आएगा। मोजे पहनने की कोशिश कर रहा है, जूते पहनने की कोशिश कर रहा है, बटन पकड़ रहा है, बटन को लगाने की, खोलने की या बंद करने की कोशिश करता है बच्चा, या लगाता है। शाला पूर्व एज में बच्चे बटन बंद करना और खोलना, ये काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ में। तो ये सब चीज़ें आप इसमें डिफ्रेंशिएट करने को एक क्वेश्चन आता है, तो इसको आपने क्लियर करना है, कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है इसमें। और इसके बाद आपका बनता है कि शारीरिक विकास के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है बढ़ावा देने के लिए, शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास के लिए आप देखो, उसका अगर बच्चे का शारीरिक विकास करना है तो कई चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि उसका पोषण ध्यान में रखना है, स्वास्थ्य ध्यान में रखना है, बच्चे की देखभाल करनी है, टीकाकरण करना है। इससे उसका शारीरिक विकास जो है बच्चे का होता है। ठीक है, और इसके अलावा शाला पूर्व बच्चों के लिए आहार आयोजन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, तो ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बट एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि शाला पूर्व जो बच्चे होते हैं उनकी आहार को आयोजित करते समय आप कौन कौन सी बातें ध्यान में रखोगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि बच्चा अच्छे से खाना खाए, उसकी रुचि का हो खाना, आहार उसके रुचि का हो, उसको आसानी से हाथ में पकड़ के खा सके, खुद से स्वयं से खा सके, है ना, ऐसे खाना होना चाहिए। अल्पाहार होने चाहिए, पौष्टिक अल्पाहार बच्चे को देना है बीच बीच में। ऐसे नहीं कि 1 मील दे दी सुबह सुबह और फिर डायरेक्टली दिन को। बच्चे क्योंकि कम खाते हैं तो उनको बीच बीच में अल्पाहार, पौष्टिक अल्पाहार हो, जिससे उनको काफ़ी प्रोटीन प्राप्त हो, है ना, सब चीज़ें उनको प्राप्त हो, ऐसे अल्पाहार देनी है। ये सब चीज़ें हमने उनके बच्चे के आहार के लिए ध्यान रखनी, शाला पूर्व बच्चे के लिए स्पेशली ध्यान रखनी ज़रूरी है। बच्चों के खाने में हमें गाजर, आम, पपीता, विटामिन ए की प्रचुरता वाले फल, दूध, दही, दूध,
हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ये सभी इंक्लूड करना है। ये सब चीज़ें हमने जो है ध्यान रखना है। बच्चे की पसंद नापसंद भी ध्यान रखना है। ज़बरदस्ती बच्चे को कभी भी खाना खिलाना नहीं है। और बच्चे को एक बार बैठकर आराम से खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। ये सब बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं बच्चे के आहार को आयोजित करते समय। तो ये सब टॉपिक्स हैं आपके, बहुत ईजी है। देखियो, अगर आप एक साथ टॉपिक्स को देख रहे हो तो इससे क्लियरिटी आ रही है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ना। तो ये सब, और इसमें कई बारी आपको विधियाँ भी पूछ सकते हैं, व्यंजन बनाने की विधियाँ, कोई पौष्टिक आहार या अल्पाहार पूछ सकते हैं बनाने के लिए कि आप एक अल्पाहार सुझाइए, है ना। इस तरह से एक भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आपकी जो है संज्ञात्मक योग्यता वाला टॉपिक आता है आपका। संज्ञात्मक योग्यता जिसमें बच्चे सोचते विचारते हैं। तो सोचते विचारते हैं जिसमें बच्चे सोच रहे हैं, विचार शक्ति उनकी बढ़ रही है। तो इसमें सबसे पहले प्रतीकात्मक विचार शक्ति, ये वाला आएगा, प्रतीकात्मक विचार शक्ति और फैंटेसी। तो इसमें भी प्रतीकात्मक विचार शक्ति में ये है कि बच्चा इस एज में, शाला पूर्व एज में बच्चे विचार करना शुरू कर देते हैं। अब वो चीज़ों को, घटनाओं को, वस्तुओं को, उनकी संकल्पना करना शुरू करते हैं, उनके बारे में सोचना, मस्तिष्क में उनके बारे में चित्रण करना, ये सब शाला पूर्व एज में बच्चे शुरू कर देते हैं। तो ये हम दे सकते हैं। इसके अलावा भाषा और ड्राइंग भी प्रतीकात्मक विचार शक्ति के अंतर्गत ही आती है। भाषा और ड्राइंग सीखना भी प्रतीकात्मक विचार शक्ति के अंतर्गत ही आएगी। प्रतीकात्मक रूप से सोच पाने के कारण बालिका वस्तु और घटनाओं का मानसिक संकलन कर पाती है। ठीक है, किसी भी वस्तु के बारे में सोचती है, विचारती है, कोई भी क्वेश्चन पूछती है बालिका। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया होता है कि जैसे कि एक बालिका है, वो मुरझाए हुए पौधे को देखकर कहती है, पौधा मुरझा गया है, और छोटी बच्ची है तो वो बोलती है कि अच्छा शायद इसको पानी नहीं दिया गया। इसका मतलब कि उसमें सोचने समझने की शक्ति है, वो अपनी विचार शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। तो ये प्रतीकात्मक शक्ति हो गई। फैंटेसी और कल्पना शक्ति भी इसमें आएगी। संज्ञात्मक विकास में बच्चे की संज्ञात्मक योग्यताओं में आएगा फैंटेसी और कल्पना शक्ति। फैंटेसी का यूज़ करके बच्चे कई खेल खेलते हैं, घर घर का खेल, अभिनय करना, ये सब खेल जो है फैंटेसी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो इसमें बच्चे घर घर का खेल खेलते हैं, कोई किरदार पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको लेके खेल खेलते हैं बच्चे। और इसके अलावा अकेले में भी कई बारी वो किसी और का रोल भी प्ले करते हैं। ठीक है, कल्पना शक्ति अपना इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें वो बच्चे अपनी कल्पना शक्ति और फैंटेसी के उससे करते हैं। ठीक है, हेल्प से। फैंटेसी और कल्पना शक्ति कल्पना करना खेल में, जैसे उनके साथ कोई और भी खेल रहा है, इस तरह से भी वो कल्पना करते हैं ना। किसी और का रोल भी खुद ही वो कर रहे, बात कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे, अक्सर छोटे छोटे शाला पूर्व बच्चे जो होते हैं, कई बार खेलते खेलते बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सोच रहे हैं, वो किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और की कल्पना कर रहे हैं अपने साथ। ठीक है, तो ये है। इसमें अब आएगा आपका संज्ञात्मक कौशल। ठीक है, संज्ञात्मक कौशल में कौन कौन सी कौशल आ सकते हैं। संज्ञात्मक कौशल देखो जिसमें दिमाग लगा रहे हैं। संज्ञात्मक कौशल जिसमें बच्चा अपना विचार शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकता है। एक तो मिलान जो करते हैं बच्चे। ठीक है, एक जैसे शाला पूर्व जो बच्चे होते हैं, समान आकार के पत्तों को एक साइड निकाल के रख सकते हैं। आप उनको बहुत सारे पत्ते दो तो समान जो शेप वाले पत्ते हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं, मतलब अपने मिलान कर सकते हैं, मिला के रख सकते हैं। तो ये संज्ञात्मक कौशल है उनका। इसके अलावा समान संबंधों की पहचान कर सकते हैं, ना कि केवल मिलान कर सकते हैं बच्चे जो सेम आकार और रंगों वाली चीज़ें हैं, बल्कि संबंध, अगर अलग अलग रंग भी है, अलग अलग आकार भी है, फिर भी अगर संबंध सेम है तो भी उसको बच्चे समझ सकते हैं। समान संबंधों वाली चीज़ें, जैसे कि एग्जाम्पल है चेयर के साथ टेबल, और वो बता सकते हैं चेयर और टेबल एक साथ एक उसमें ग्रुप में लाएंगे। वो शू, सॉक्स, इस तरह की चीज़ें जो है बच्चे शाला पूर्व एज में कर पाते हैं। इसके अलावा संरक्षण, ये भी संज्ञात्मक कौशल में है, परंतु संरक्षण जो है पीजे के अनुसार संरक्षण शाला पूर्व बच्चे संरक्षण की योग्यता विकसित नहीं होती है। संरक्षण का मतलब है
किसी वस्तु की मात्रा वही रहती है यदि आकार उसका बदल दिया जाता है। जैसे कि मान लो हमने 2 गिलास में पानी दिया है, सेम गिलास है और पानी की मात्रा जो है सेम है, तब तो वो बता रहे हैं कि सेम है। लेकिन अगर इसी पानी को हम किसी और चौड़े गिलास में डाल देते हैं, छोटे गिलास में या खुले गिलास में बर्तन में डाल देते हैं, तो इसी पानी को, तो पानी का आकार कम हो जाएगा। तो बच्चे बता नहीं पाएंगे कि ये पानी उतना ही पानी है कि कम पानी है, बच्चे बताएंगे कि कम पानी डाला गया है इसमें। तो ये समझ नहीं पाते हैं कि आकार बदलने से वस्तु की क्वांटिटी नहीं बदलती है। तो इसमें सिलेक्शन करने में बच्चे जो है शाला पूर्व बच्चे थोड़े से इसमें अभी उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, दिक्कत आती है अभी। और वर्गीकरण से तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं को के सामान्य गुणों के आधार पर जो है समूह बनाना। जैसे जो सेम चीज़ें उनको अलग अलग ग्रुप बना देना। तो ये चीज़ जो है बच्चे कर लेते हैं शाला पूर्व एज में। आकार और रंग के आधार पर वर्गीकरण जो है बच्चे आसानी से कर पाते हैं। कई चीज़ें अगर हम उनको टफ दे दें, जैसे त्रिकोण दे दें या फिर चौकोर दे दें बहुत सारा, तो फिर शायद ना कर पाए। बस समान आकार और रंग के आधार पर वर्गीकरण जो है बच्चे कर लेते हैं। और ये है उनकी संज्ञात्मक कौशल। संज्ञात्मक कौशल में आपको समझ आ गया कि समान, एक तो समान संबंध वाला है ना, और समान मिलान करना, संरक्षण, वर्गीकरण, ये सब के सब जो है चीज़ें संज्ञात्मक कौशल में बच्चों का आएगा, ठीक है। उसके बाद जीवत्वारोपण। जीवत्वारोपण क्या होता है? जीवत्वारोपण में ये है कि जीवत्वारोपण का अलग से टिप्पणी करने के लिए क्वेश्चन भी आ जाता है। बहुत ही ईजी है जीवत्वारोपण। जीवत्वारोपण में क्या है कि बच्चे समझते हैं कि हर चीज़ जीवित है, हर चीज़ में जान है। जैसे कि उनमें जान है, बच्चे खुद जैसे बच्चे समझते हैं कि जैसे कि हम में जान है, हमें दर्द होती है, तो और चीज़ों में भी जान है। हर चीज़ों को सजीव समझते हैं। जैसे कि वो सोफे पर भी कई बारी आराम से आप बैठेंगे कि इनको दर्द ना हो, है ना। तो इस तरह से हमने कई बारी ये ऐसे एग्जांपल्स हमें चीज़ों में दिख जाता है। पत्थर को ज़ोर से ठोकर नहीं मारेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि पत्थर को भी चोट लग जाएगी। और उन्हें लगता है कि रात को जो ब्रिज है वो थक जाता है क्योंकि उसके ऊपर से बहुत सारे वाहन गुजरते हैं। इस तरह से अपनी गुड़िया को लेकर वो बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं कि गुड़िया अब खाएगी, अब सोएगी। उनको लगता है कि वो सजीव है, ठीक है। तो इस बच्चे के इस सोच को, जो बच्चों की ये सोच होती है कि हर चीज़ में जान है, हर चीज़ सजीव है उनकी तरह ही, इस सोच को जीवत्वारोपण का नाम दिया गया है, ठीक है। इस सोच को, इस विचार शक्ति को, तो इस विचार शक्ति को जीवत्वारोपण का नाम दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, एक्टिविटीज़ भी इसमें वर्गीकरण मिलान से एक्टिविटीज़ भी दी होती है कई बारी, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ भी हम जो है इससे रिलेटेड कई एक्टिविटीज़ है जो हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे संकल्पनाएं अर्जित करना। संकल्पनाएं अर्जित करना। संकल्पनाएं में बच्चे क्या क्या संकल्पना अर्जित करते हैं? छोटे शाला पूर्व बच्चे संकल्पनाएं, संख्या संबंधी संकल्पना अर्जित करते हैं। संख्या संबंधी संकल्पना में बच्चों का ये है कि शाला पूर्व बच्चे अभी संख्या सीख रहे होते हैं और क्लियर नहीं होता उनको। 20 तक अगर उनको हम गिनती करवाएंगे तो जैसे कि गिनती तो वो एकदम से कर भी देंगे, फिर जब उनको कोई चीज़ गिन के लाने के लिए, मान लो 12 हमने पेन उनको गिन के लाने के लिए, 12 पत्थर के टुकड़े गिन के लाने के लिए, तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। संख्या संबंधी संकल्पनाएं, हल्का भारी, छोटी लंबी छोटी, ऐसी संकल्पनाएं जो है इसमें अर्जित की जाती है। मोटा पतला, इन चीज़ों में हम उनको डिफ्रेंशिएट करना सिखा भी सकते हैं विद डिफरेंट एग्जांपल्स, विद डिफरेंट पिक्चर्स। तो ये है संख्या संबंधी संकल्पनाएं, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों में पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशल। पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशल। तो पठन पूर्व कौशल में बच्चे देखो शुरू करते हैं अपना पढ़ना लिखना, ठीक है। तो उनको जो है शाला पूर्व एज में उनका पठन लेखन पूर्व कौशल स्टार्ट हो जाता है।
और वो ये कौशल अर्जित करते हैं। दीवार पर लिखना स्टार्ट करते हैं और स्क्रिबलिंग करना शुरू करते हैं इसी एज में। ये भी पठन पूर्व कौशल में आता है, स्क्रिबलिंग भी। और कागज़ में कहीं भी वो लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें बच्चों को पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये इसको विकसित करने के लिए उनको काफ़ी प्रोत्साहित करना चाहिए, और जो भी वो लिख रहे हैं उसको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उस चीज़ के लिए उनको तारीफ़ करनी चाहिए, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। और इसके लिए हम उनको कोई चीज़ें बना के अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए करवा सकते हैं, कई गतिविधियाँ करवा सकते हैं, जैसे कि हम कागज़ के अलग अलग शेप्स काट कर उसको चिपका कर कोई एक वर्ड लिख सकते हैं, जैसे ए लिख सकते हैं, है ना। उसके ऊपर बच्चे फिर अलग अलग से कलरफुल पेजेस चिपकाएं और ए बनाएं, और ए से रिलेटेड कोई हम एप्पल बनाएं। इस तरह से हम उनके पठन पूर्व कौशल को विकसित कर सकते हैं, पठन पूर्व और लेखन पूर्व कौशल, क्योंकि शाला पूर्व एज में ये काफ़ी बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट होता है पढ़ने का। वैसे भी वो जैसे कि कोई भी किताब खोल लेते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो सच में पढ़ रहे हैं, बेशक उनको पढ़ना नहीं आता है। तो ये शाला पूर्व बच्चे पठन पूर्व और कौशल अर्जित करते हैं, ठीक है। इसके पश्चात आपका आएगा स्वसंकल्पना। स्वसंकल्पना तो शाला पूर्व जो बच्चे होते 13 से 36 माह से बच्चों में ये संकल्पना जागृत हो जाती है, और शाला पूर्व एज में बच्चों को काफ़ी चीज़ें स्वसंकल्पना के बारे में समझ आ जाती है इस समय तक, क्योंकि वे उन्हें अपने बारे में काफ़ी चीज़ें, स्वसंकल्पना का मतलब है अपने बारे में जानना, अपने बारे में पता होना। तो काफ़ी चीज़ें उन्हें अपने बारे में पता चल जाती है, खासकर उनको लिंग का भी पता लगता है, लड़का लड़की, इस समय वो समझने लगते हैं, ठीक है। और अपने में क्या क्या उनकी योग्यताएं हैं, वो क्या कर सकते हैं, कहाँ से कूद सकते हैं, कितना एक जंप ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते, किस चीज़ में उन्हें डर लगता है, ये सब चीज़ें उन्हें समझ आ जाती है। और यही स्वसंकल्पना है, अपनी योग्यता का आभास हो जाना स्वसंकल्पना के अंतर्गत आता है, ठीक है। और कैसे दिखता हूँ, कैसा हूँ मैं, कैसे कपड़े पहन रहा हूँ, कपड़े कैसे लग रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है स्वसंकल्पना के अंतर्गत आता है, और ये सब चीज़ें उन्हें समझ आने लग जाती है बाय द टाइम ऑफ दिस एज, ठीक है, इस एज के समय पर। और लिंग की संकल्पना शाला पूर्व बच्चे लिंग स्थिरता को समझना कठिन है। लिंग स्थिरता को समझ नहीं पाते, जिस तरह से संरक्षण को नहीं समझ पाते। जैसे एग्जांपल हमने बताया था कि गिलास में पानी है, सेम गिलास है तो पानी सेम है, लेकिन वही पानी को, सेम पानी को अगर हम डिफरेंट ग्लास में, शेप के गिलास में डाल देते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है, ठीक है। वो सोचते हैं कि पानी कम हो गया है। इसी तरह से लिंग का उन्हें समझ आता है, लेकिन कपड़े अगर हम चेंज कर देते हैं, बाल वगैरह कटे हो किसी लड़की के, तो फिर वो समझने में उन्हें अभी थोड़ी सी कठिनाई होती है। संरक्षण की तरह लिंग स्थिरता को समझने में भी इस एज में बच्चे को, मतलब बाल वगैरह कटे हो, पैंट वगैरह पहने हो, अगर उन्हें समझ नहीं आएगा कि लड़का है कि लड़की है, इतना अभी डीपली वो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका टॉपिक आता है बच्चे को अनुशासित करने के तरीके। तो बच्चे को अनुशासित करने के कौन कौन से तरीके जो है पेरेंट्स अपनाते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पालन पोषण के तरीके, है ना, और अनुशासित करने के तरीके, या फिर जो है माता पिता के अनुशासन करने के तरीके, व्यवहार कौशल, ये भी आता है, व्यवहार, माता पिता का व्यवहार शैली, इस तरह के क्वेश्चन भी इसी सेम टॉपिक है, इससे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चे को अनुशासित करने के तरीके स्नेह केंद्रित भी होते हैं और शक्ति केंद्रित भी होते हैं। स्नेह केंद्रित में आप बच्चे को प्यार से समझा रहे हो, और उसके लिए तर्क कौशल का होना बहुत आवश्यक होता है, कि तर्क देना पड़ता है बच्चे के साथ, बहुत टाइम लगाना पड़ता है। तो खास ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि इतना टाइम उनके पास नहीं होता है बच्चे के साथ तर्क करने का, तो वो कोई भी चीज़ मनवाने के लिए फिर शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, पनिशमेंट देते हैं, डांट देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, ठीक है। तो कई जगह पर शाला पूर्व बच्चों के साथ देखा गया है कि उन्हें शक्ति का प्रयोग भी करना आवश्यक है, शुरू में उनको सिखाने के लिए थोड़ा बहुत। बट स्नेह केंद्रित जो तरीका होता है सबसे बेस्ट होता है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और समय लगता है, समय देना पड़ता है माता पिता को। और दूसरी बात है इसमें तर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से डीपली समझाना पड़ता है हर चीज़, फिर जाके उन्हें समझ आती है। तो ये दो तरीके होते हैं अनुशासित करने के बच्चे को।
और इसी में ही एक क्वेश्चन बनता है कि माता पिता के व्यवहार शैली, है ना, व्यवहार की शैली किस तरह से है। इसमें भी स्नेहपूर्ण और दृढ़ व्यवहार होता है माता पिता का। 4 तरह के व्यवहार शैली बताई गई है। स्नेहपूर्ण और दृढ़ व्यवहार, सख्त व्यवहार, अनुज्ञात्मक व्यवहार और अवहेलनापूर्ण व्यवहार। तो इसको भी आप डिटेल में ज़रूर समझें। स्नेहपूर्ण और दृढ़ व्यवहार में मतलब बच्चे को प्यार से समझाया जाता है और वो बच्चे जो है इसी तरह से माता पिता के साथ बड़े प्यार से रहते हैं और माता पिता उन्हें उनके भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, करुणाशील होते हैं, बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और अनुशासित भी करते हैं उनको, बट प्यार से करते हैं। उनके लिए नियम बनाते हैं और अच्छे से बताते हैं कि अच्छा तुमको ये नियम बनाए गए हैं और तुमने इन नियमों का पालन करना है, ठीक है। तो इस तरह से प्यार से समझाते हैं। जो दूसरी तरह के माता पिता फिर सख्त व्यवहार अपनाते हैं, तो सख्त व्यवहारी में फिर ज़्यादा वो उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करते हैं। अगर वो आज्ञा मानते हैं तो ठीक है, अगर आज्ञा की अवहेलना करते तो वो उन्हें दंड देते। तो सख्त रहते वो फिर माता पिता, उनके लिए नियम बनाए होते हैं और सख्ती से उन नियमों का पालन करवाते हैं बच्चों से। इस तरह की व्यवहार शैली होती है। जो इस तरह के परिवार होते हैं जहाँ पर सख्ती से पालन करवाया जाता है, वहाँ पर बच्चों में असंतोष पाया जाता है ना, और ऐसे बच्चे गैर मिलनसार टाइप के होते हैं। तो और एक माता पिता होता है अनुज्ञात्मक व्यवहार, परमिसिव पेरेंटिंग, ठीक है। अनुज्ञात्मक, ऐसे माता पिता अनुशासन के प्रति शिथिल होते हैं। वे बच्चों को जैसा चाहते हैं वैसा ही करने की पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। अनुज्ञात्मक मतलब परमिशन है उनको हर चीज़ बच्चों को करने देने की। उन्हें अनुशासन में रखना अच्छा नहीं लगता बच्चों को, और बच्चे जो चाहते हैं वैसा ही वे उनको करने देते हैं। तो ऐसे बच्चों को सब पूरी छूट होती है, वो जो भी करना चाहे, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होता है। तो ऐसे जो माता पिता होते हैं उनके बच्चे कम विचारशील और समझदार और आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। और दूसरा है अवहेलनापूर्ण व्यवहार। ऐसे माता पिता जिनको अपने बच्चों की बिल्कुल ही अवहेलना करते हैं, बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ना उनको उन्होंने कोई नियम बनाया होता है, ना उनको कोई मतलब नियंत्रित करते हैं बच्चों को। तो नकारात्मक जो है व्यवहार होता है बच्चों के प्रति उनका, तो इस तरह का है। तो ये बच्चों के प्रति जो है माता पिता की व्यवहार शैली है 4 तरह की, और काफ़ी इजी है। इसके बाद आपका आक्रामकता आ गया। आक्रामकता के कारण, आक्रामकता पारिवारिक परिवेश के कारण, पालनकर्ता की कथनी और करनी की भिन्नता, ये कारण है। 2 कारण बताए गए हैं इसमें। आक्रामकता जो बच्चे की होती है, क्यों है होती है आक्रामकता, जैसे कि आक्रामक व्यवहार क्या हुआ। आक्रामक व्यवहार हुआ बच्चे चीज़ें फेंक के मार रहे हैं, या फिर गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बुरे चीज़ें बोल रहे हैं, तो ये सब आक्रामक व्यवहार है। आक्रामकता के कारण क्या है? आक्रामकता के कारण 2 है। एक तो पारिवारिक परिवेश, ठीक है। बच्चे जैसा देखते हैं अपने आसपास माता पिता को, उस तरह से फिर वो भी व्यवहार करते हैं। माता पिता भी हमेशा आक्रामक व्यवहार करते तो बच्चे भी वही सीख जाते हैं, या फिर आसपास में अगर बहुत आक्रामक है, मार पिटाई है, तो उससे बच्चे भी वही अडॉप्ट कर लेते हैं। और दूसरा है माता पिता के कथनी और करनी में भिन्नता। कहने का मतलब है कि माता पिता चाहते तो बच्चों को बहुत अच्छे से रखना है, बिना आक्रामक वो करके बच्चों को अच्छा सिखाना है, पर करते उसके विपरीत है, खुद लड़ाई झगड़े करते हैं। तो फिर ये भी आक्रामकता के कारण हो सकते हैं कि बच्चे कहते हैं कि माँ बाप तो कुछ और ही करते, ठीक है। तो इस तरह से ये कारण है आक्रामकता के। देखिए कितने ईजीली आपके टॉपिक्स हो रहे हैं, बहुत ही ईजीली हो रहे हैं अगर आप एक लुक में इनको देखते हैं। तो अगर पूरी बुक पढ़ने लग जाए अलग अलग क्वेश्चन, तो फिर वो बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ है, बट इस तरह से देखिए तो आपको बहुत ही इजीली आपके क्वेश्चंस, और आपने ये इसी तरह से डिस्कशन से ही मतलब आपने पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने हैं याद, और उन्हीं को एग्ज़ाम में फर्दर फिर एक्सप्लेन पूरा करना होता है। 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं, उससे कम में भी आते हैं, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। छोटे छोटे भी आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हो तो बहुत मार्क्स आपके बन जाते हैं। तो ये तरीके हैं आपके। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। कोई भी डाउट्स है स्टिल कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।